इस चैप्टर को समझने के लिए पिछला चैप्टर ज़रूर सुने। अनामिका अंगूठी का थाल लेकर हर्षित के पास आई, लेकिन हर्षित की बेचैन नज़र अभी भी मेन गेट के दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी गीता जी हर्षित के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, हर्षित बेटा क्या हुआ? हर्षित ने कुछ नहीं कहा और रिंग बॉक्स से रिंग लेकर उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे रिंग पहनाने ही वाला हुआ। तभी किसी ने उसके हाथ पर अपना हाथ मार दिया और सगाई की अंगूठी नीचे गिर गई। वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड हो गए और मेहमान एक दूसरे से बातें करने लगे। अनामिका अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर चौंक गई, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वाति खड़ी थी। वहीं अंश और हर्षित के चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हर्षित गुस्से में स्वाति को घूरते बोला, ये क्या बदतमीजी है? हर्षित की बातें सुनकर स्वाति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और फिर हल्के गुस्से में उससे बोली, बदतमीजी? ये कोई बदतमीजी नहीं। हर्षित मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मेरे अलावा किसी और से सगाई कैसे कर सकते हो? स्वाति की बात सुनकर अनामिका और बाकी सब शॉक्ड हो गए। हर्षित हल्का मुस्कुराते हुए स्वाति की तरफ देखकर बोला, प्यार? क्या कभी तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? या फिर तुमने मुझे कभी प्रपोज किया और तुम्हारी लाइफ में तो कोई और था? स्वाति की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू से भरी आंखों से हर्षित की तरफ देखते हुए बोली, ये झूठ है। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आया, क्योंकि आई रियली लव यू। तुम्हें परेशान करते करते कब तुमसे प्यार कर बैठी पता ही नहीं चला। आई लव यू हर्षित, बोलकर स्वाति रोते हुए हर्षित के सीने से लिपट गई। तभी जो लड़की थी जिसे हर्षित की सगाई होने वाली थी, वो स्वाति का हाथ पकड़कर हर्षित से दूर करते हुए गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है? हर्षित से मेरी सगाई होने वाली है और आप यहाँ आकर तमाशा कर रही हैं। अभी के भी यहाँ से जाइए। स्वाति भी गुस्से में उस लड़की को घूरते बोली, जाओगी तो तुम, क्योंकि हर्षित तुमसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है। तभी हर्षित ने स्वाति का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या करोगी? मुझसे शादी? बनोगी मेरी दुल्हन? बोलो, जवाब दो स्वाति। स्वाति एकदम से चुप हो गई। हर्षित उसकी चुप्पी को देखकर समझ गया और स्वाति का हाथ छोड़ते बोला, यही चुप्पी जब 3 साल पहले तुमसे शादी के लिए पूछा था तब भी तुम चुप रही थी। ठीक है, मैंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हाँ समझ लिया है, बोलकर हर्षित ने स्वाति के सामने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। वहीं अंश तो आराम से बिना एक्सप्रेशन के सब कुछ देख रहा था। स्वाति ने पहले अपनी आंसू से भरी आंखों से हर्षित के चेहरे को देखा और फिर उसके हाथ को, जिससे उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ रखा था। फ्लैशबैक। स्वाति हर्षित के कंधे पर अपना सर रखे अपनी आंखों को बंद किए लेटी थी। तभी हर्षित ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उससे पूछा, स्वाति, हम 2 साल से रिलेशन में हैं, लेकिन जब भी मैं तुमसे शादी के बारे में बात करता हूँ तुम हर बार मना कर देती हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? हर्षित के एक बार फिर से पूछने पर स्वाति गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोली, हर्षित क्या है यार, अगर शादी नहीं करेंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा? और वैसे भी मुझे शादी करनी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही करने का शौक है तो तुम कर लो जाकर, बोलकर स्वाति गुस्से में अपने रूम में चली गई और उसने रूम को अंदर से लॉक कर लिया। हर्षित कुछ मिनट गेट को देखता रहा और फिर वहां से निकल गया। अगला दिन स्वाति गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। स्वाति ने पलट कर देखा तो हर्षित अपने घुटने पर बैठा हुआ था और वो अपने हाथ में रिंग पकड़े हुए था। हर्षित मुस्कुराते हुए स्वाति से बोला, विल यू मैरी मी? स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी। तभी हर्षित ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और नाराजगी से उससे पूछा, जब हम 2 साल से रिलेशन में हैं तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या रोज रोज लगा रखा है? मैंने पहले ही कह दिया था मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मुझे समझ नहीं आता शादी करके तुम करना क्या चाहते हो। मुझ पर अपना हक जताना चाहते हो तो भूल जाओ, बोलकर स्वाति गुस्से में वहां से चली गई। हर्षित भी
गुस्से में उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसके कानों में स्वाति की आवाज़ पड़ी, जो किसी के गले से लगी हुई थी। उस आदमी की पीठ हर्षित की तरफ थी, जिससे हर्षित उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। हर्षित गुस्से में उन दोनों को देखते हुए बोला, तो ये वजह है तुम्हारी मुझसे शादी न करने की। लेकिन तभी वह आदमी पलट गया और स्वाति से बोला, दादाजी तुझे कॉल करें तो उठाया क्यों नहीं रही थी? वो कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने मुझे भेजा। तो ठीक तो है ना? स्वाति अपने आंसू छुपाते हुए बोली, जी भैया मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से बीमार थी, सब ठीक है, आप अंदर चलिए। बोलकर स्वाति विक्रम को अपने साथ अंदर ले जाने लगी। हर्षित गुस्से में खुद से बोला, अब तुम खुद आओगी मेरे पास। फ्लैशबैक एंड। हर्षित ने अपने एक हाथ पे रिंग पकड़ी और दूसरे हाथ से उस लड़की का हाथ पकड़कर उस लड़की को रिंग पहनाने लगा। तभी स्वाति चिल्लाते हुए बोली, मैं तुमसे शादी करूंगी मैं तुमसे शादी। लेकिन प्लीज़ हर्षित, तुम अभी इसी वक्त इस एंगेजमेंट को रोक दो। सभी लोग स्वाति की तरफ देखने लगे। तभी हर्षित रुककर उनकी तरफ देखते हुए बोला, स्वाति तुमने बहुत देर कर दी, अब ये एंगेजमेंट नहीं रुकेगी। बोलकर हर्षित उस लड़की को एंगेजमेंट रिंग पहनाने लगा कि तभी स्वाति भागकर उसके पास ही उसके हाथ से अंगूठी छीनकर अपने अपने मुंह में रख ली। स्वाति को इस हरकत पर सभी लोग एक बार फिर से शॉक्ड हो गए। स्वाति ने अपने दोनों हाथों से अपने गले को पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर हर्षित ने अपनी एंगेजमेंट रिंग छोड़कर उसे जल्दी से पकड़ लिया और चिल्लाते बोला, पागल लड़की, ये क्या कर लिया तुमने? स्वाति मुस्कुराते हुए हर्षित से बोली, इतना प्यार करते हो मुझसे कि मुझे मरते हुए भी नहीं देख सकते। स्वाति की मुस्कुराहट देखकर हर्षित गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा समझी, ये सब तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए किया था। ताकि तुम सबके सामने ये कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करोगी। लेकिन तुमने। तभी स्वाति अपने पीछे से हाथ में अंगूठी दिखाते हुए बोली, इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि रिंग खा लूँगी। उसके हाथ में रिंग देखकर हर्षित ने गुस्से में उसे देखा, लेकिन अगले ही पल उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ मिनट बाद हर्षित ने स्वाति को खुद से अलग किया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मेरा प्यार स्वाति है और आज मैं सबके सामने उसे एंगेजमेंट करूँगा। तभी गीता जी गुस्से में उसके पास ही उसे डांटते हुए बोली, हर्षित अगर तुम स्वाति से प्यार करते थे तो ये लड़की कौन है? वो लड़की मुस्कुराते हुए सभी से बोली, हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजना है और मैं हर्षित की काफ़ी अच्छी दोस्त हूँ। उसी ने मुझे बुलाया था इस नकली एंगेजमेंट को करने के लिए, और वैसे मेरा ये सूट भी था तो मैंने उसे हाँ कर दी थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बोलकर संजना अपने नकली माता पिता के साथ वहाँ से निकल गई। ये देखकर स्वाति गुस्से में हर्षित के सीने पर पंच मारते हुए बोली, कितने बुरे हो तुम, अगर मैं नहीं आती तो तुम उससे अपनी एंगेजमेंट कर लेते। हर्षित हंसते हुए स्वाति से बोला, मुझे पहले से ही पता था तुम ज़रूर आओगी और देखो आ भी गई। स्वाति मुँह बनाते हुए बोली, और अगर नहीं आती तो? हर्षित स्वाति को परेशान करते बोला, तो मैं संजना से सगाई कर लेता और क्या। स्वाति गुस्से में अपने हाथ का पंच बनाकर दिखाते बोली, तुम्हारी दादी थोड़ी थी अगर तुम मेरे अलावा किसी और से सगाई करते। हर्षित ने मुस्कुराते हुए स्वाति को अपने सीने से लगा लिया। हर्षित को मुस्कुराते देखकर सुनील जी और गीता जी का गुस्सा भी कम हो गया। अनामिका मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखकर अंश से बोली, हमारे घर में सबकी लव मैरिज ही हो रही हैं, किसी की अरेंज मैरिज क्यों नहीं हो रही? मुझे तो लगा था हर्षित भाई की अरेंज मैरिज होगी। लेकिन उनकी भी लव मैरिज। अंश मुस्कुराते हुए अनामिका की तरफ देखकर बोला, स्वीट हार्ट, कोई बात नहीं, हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं, बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह। बोलकर अंश अनामिका के थोड़े करीब आ गया और धीरे से उसके कान में बोला, और फिर फर्स्ट नाइट भी। अनामिका ने चारों तरफ देखा और अंश को डांटते बोली, अंश दुनिया सुधर जाए लेकिन तुम नहीं सुधर सकते, और अब तो तुम
दिन पर दिन और भी ज़्यादा बेशरम होते जा रहे हो। अंश मुस्कुराते हुए अनामिका से बोला, स्वीट हार्ट, इसे बेशर्मी नहीं बल्कि प्यार कहते हैं। और दुनिया बदल सकती है, अंश राठौर नहीं, क्योंकि जो बदल जाए वो अंश राठौर कहाँ। अनामिका हंसते बोली, हाँ हाँ पता है, और तुम कभी नहीं बदल सकते। गीता जी मुस्कुराते हुए हर्षित स्वाति की तरफ देखते हुए बोली, अगर अब तुम दोनों का हो गया हो तो इंगेजमेंट सेरेमनी शुरू करें। गीता जी की बात सुनकर हर्षित ने मुस्कुराते हुए स्वाति की तरफ देखा। स्वाति भी हर्षित को देखकर मुस्कुरा दी। पहले हर्षित ने स्वाति को रिंग पहनाई, उसके बाद स्वाति ने हर्षित को पूरे होल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग मिलकर हर्षित और स्वाति को बधाई देने लगे। तभी स्वाति का फोन रिंग होने लगा। स्वाति ने एक नज़र सबको देखा और अपना फ़ोन लेकर एक कोने में बात करने चली गई। कुछ मिनट बाद जब स्वाति बात करके वापस आई तो वो थोड़ी सी घबराई हुई सी लग रही थी। स्वाति आकर हर्षित के बगल में बैठ गई। स्वाति का उतरा हुआ चेहरा देखकर हर्षित ने उसका हाथ पकड़कर उससे पूछा, क्या हुआ, किसकी कॉल थी। स्वाति ने एक नज़र पूरी फैमिली को देखा और फिर थोड़ा डरते हुए हर्षित से बोली, दादू की कॉल थी। पता नहीं उन्हें कैसे हमारे इंगेजमेंट के बारे में पता चल गया। उन्होंने हमें कल के कल राजस्थान बुलाया है। हर्षित कन्फ्यूजन से स्वाति की आंखों में देखते हुए बोला, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था। एक तरीके से ये तो अच्छा ही है। स्वाति घबराते बोली, हर्षित तुम नहीं जानते मेरे दादू को। मेरे दादू लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं और इसलिए तो मैं तुम्हें शादी करने से मना कर रही थी। पता नहीं अब क्या होगा, दादू कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हर्षित ने मुस्कुराते हुए स्वाति का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे तसल्ली देते हुए बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र क्यों कर रही हो, और हम दोनों मिलकर तुम्हारे दादू को मनाएंगे। हर्षित की तसल्ली पर स्वाति के चेहरे की घबराहट कम नहीं हुई और वो अंश की तरफ देखते हुए हर्षित से बोली, सिर्फ एक इंसान है जो दादू को मना सकता है और वो है अंश भाई। कुछ घंटे बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। हर्षित ने अपने मम्मी पापा को बता दिया कि वो स्वाति के साथ राजस्थान जा रहा है उसके दादाजी से मिलने, जिसमें उसके परिवार को बिल्कुल भी ऐतराज नहीं था। बल्कि उन्हें खुशी खुशी उसे जाने की आज्ञा दे दी। अगला दिन अगली सुबह होते ही हर्षित स्वाति के साथ राजस्थान के लिए निकल गया। स्वाति कोई पहली बार अपने दादाजी से मिलने नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उसे अपने दादाजी से मिलने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी वजह थी उसके दादाजी का व्यवहार। दादाजी बहुत सख्त और कड़क मिजाज के आदमी थे। पूरे राजस्थान में सभी लोग दादाजी से बहुत डरते, यहाँ तक कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजस्थान में ऐसा कोई नहीं जो भूपेंद्र प्रताप को नहीं जानता। पूरे राजस्थान में सिर्फ भूपेंद्र प्रताप का ही राज चलता है और स्वाति भूपेंद्र प्रताप की इकलौती पोती है। उदयपुर राजस्थान। एक आदमी जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था, उसके साथ एक लड़की थी। देखने से लग रहा था कि उन दोनों की अभी अभी शादी हो चुकी है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए। उनमें से चिल्लाते हुए एक आदमी उस जोड़े से बोला, तुम्हें पता है ना राजा साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी तुम दोनों ने भागकर शादी की है। उस आदमी की बात सुनकर वो जोड़ा बहुत ज़्यादा घबरा गया और अपने हाथ जोड़ते बोला, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी ने उस लड़के की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अब तो तुम्हें राजा साहब ही बताएंगे कि प्यार करने वालों का क्या अंजाम होता है। बोलकर उस आदमी ने अपने साथियों को देखा और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोला, इन दोनों को राजा साहब के सामने ले चलो। कुछ घंटों बाद सभी लोग एक बड़े से हॉल में खड़े थे और उनके सामने सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। वाइट कलर का कुर्ता पजामा। उसकी उम्र 70 से 80 के बीच में थी, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि 50 से 60 के होंगे। उनके चेहरे पर एक खानदानी रोब था जिससे सब डरते थे। उनके सामने खड़ा आदमी अपना हाथ जोड़कर अपना सर झुकाते हुए उनसे बोला, राजा साहब, आपके कहने के बावजूद इस लड़के और लड़की ने भागकर शादी की है और ये। तभी सोफे पर बैठे हुए उस आदमी ने अपना हाथ दिखाकर उस आदमी को चुप रहने का इशारा किया और एक नज़र इस जोड़े को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए उससे पूछा,
तो प्यार करते हो एक दूसरे से? जोड़े ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। भूपेंद्र प्रताप के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई और वो अपने आदमियों की तरफ देखते बोले, दोनों को जो बाहर कुआ है उसमें फेंक दो, और हाँ, दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा बचे तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। राजा साहब की बात सुनकर वो जोड़ा बुरी तरह से डरकर कांपने लगा। कुछ देर बाद एक गहरे और बड़े से केक के सामने सभी लोग खड़े थे और उस विवाहित जोड़े को बुरी तरह रस्सी से बांधा हुआ था, और कुछ ही सेकंड बाद उस विवाहित जोड़े को उन लोगों ने घर से कुएं में फेंक दिया और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बोले, इन दोनों को देखकर आशीर्वाद कोई भी हिम्मत नहीं करेगा राजा साहब के खिलाफ जाने की। उसकी बात पर बाकी लोगों ने अपने सर को हाँ में हिला दिया और सभी लोग वहाँ से चले गए। मुंबई सिखावत मैंसन, रात का वक्त। रागनी डाइनिंग टेबल पर बैठी आगरे का वेट कर रही थी। रागनी मैन गेट की तरफ देखते हुए खुद से बोली, रात हो गई है, लेकिन इन जनाब को अपने काम से फुर्सत ही नहीं, पता नहीं कब आएंगे। तब इनके कानों में गाड़ी की आवाज़ पड़ी। रागनी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आगरे मैन गेट में हॉल में आता हुआ रागनी से बोला, निया सो गई? रागनी ने मुस्कुराते अपने सर को हाँ में हिला दिया और अपनी चेयर से उठकर आगरे के पास आकर हंसते हुए बोली, आज भी कोई बहाना नहीं होगा आपके पास कि आपके ऑफिस में कोई काम ज़्यादा था या फिर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी। बोलकर रागनी ने आगरे के हाथ से उसका लैपटॉप बैग ले लिया। आगरे अपने हाथ को रागनी की कमर पर लपेटते हुए बोला, कितनी बार बोला है कि इंतज़ार मत किया करो, आराम से निया के साथ सो जाया करो। रागनी ने अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप बैग को सोफे पर रख दिया और आगरे के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर मुस्कुराते बोली, ये बात तुम कितने सालों से कह रहे हो, तब मैंने नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी, इसलिए जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। आगरे ने अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया और रागनी खाना गर्म करने किचन में चली गई। कुछ देर बाद आगरे फ्रेश होकर नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। तब तक रागनी ने भी खाना गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और आगरे को सर्व करके अपने भी प्लेट में डाल लिया। क्योंकि रागनी आगरे के साथ ही खाना खाती थी, दोनों मिलकर खाना खाने लगे। राठौर मैंसन, अंश का रूम। अंश अनामिका बेड पर लेटे हुए थे, तभी उनके रूम का दरवाज़ा खुला और उनके शैतान बच्चे रूम में आकर उनके बेड पर चढ़कर उनके बीच में लेटते बोले, डैडा आज मैं आपके साथ सो जाऊं? अंश बड़ी मासूमियत से अनामिका से बोला, मम्मा आज मुझे कोई स्टोरी सुनाओ। अंशिका भी मुस्कुराते हुए अनामिका से बोली, हाँ स्वीट हार्ट, मुझे मेरा डैडा और आपकी कोई स्टोरी सुनाओ। अनामिका ने अंश के चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराते बोली, ओके मैं आपको बताती हूँ। बोलकर अनामिका उठकर बैठ गई और अपने दोनों बच्चों के सर को सहलाते बोली, एक सुंदर सी प्रिंसेस थी। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बहुत बुरा था। वो प्रिंसेस से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसके पैसे से प्यार करता था। लेकिन वो प्रिंसेस तो उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। बोलकर अनामिका ने अंश की तरफ देखा और आगे बताने लगे, उस प्रिंसेस ने सारी तैयारियां कर ली उस लड़के से शादी करने के लिए, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक हैंडसम सा प्रिंस आया। आयांश बड़ी उत्सुकता से अनामिका के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, फिर क्या हुआ मम्मा? अनामिका मुस्कुराई और आयांश की तरफ देखते बोली, वो हैंडसम सा लड़का पहले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ऐसा उस प्रिंसेस को लगता था, क्योंकि उस हैंडसम से प्रिंस ने प्रिंसेस से जबरदस्ती शादी कर ली थी। पहले प्रिंसेस उस प्रिंस से बहुत नफरत करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उस प्रिंसेस को प्रिंसेस से प्यार हो गया। कहते हुए अनामिका को याद आ गया कैसे वो पहले अंश से नफरत करती थी, लेकिन उसके बाद कब वो उससे प्यार करने लगी उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे अनामिका ने पूरी स्टोरी सुना दी और जैसे स्टोरी को ख़त्म किया उसकी नज़र अंशिका और अंश पर गई जो सो रहे थे। अनामिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अंश की तरफ देखते हुए बोली, अंश ऐसा नहीं लग रहा जैसे वक्त बहुत जल्दी बीत गया, ऐसा लग रहा जैसे कल ही हमारी शादी हुई हो और उसके बाद मेरे परिवार का मिलना, प्रेगनेंसी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है।
कभी कभी मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे 2 बच्चे हैं। अंश अयांश और अंशिका की तरफ देखते हुए अनामिका ने बोला। हाँ स्वीट हार्ट, अनामिका फिक्र करते हुए अंश से बोली। अंश, कभी कभी तो परेशान हो जाती हूँ, पता नहीं हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। दिन पर दिन इनकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही हैं। लगता है अब इन्हें बोर्डिंग स्कूल में डालना पड़ेगा, तभी ये दोनों सुधरेंगे। अंश तुरंत मना करते बोला। बिल्कुल नहीं स्वीटार्ट, कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे मैं अपनी प्रिंसेस के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अनामिका अपने दोनों बच्चों का माथा चूमते हुए बोली। और मैं भी नहीं, मेरे दोनों बच्चे मेरी जान है। अनामिका की बात सुनकर अंश ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। और मैं कौन हूँ? अनामिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो अंश का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोली। तुम तो मेरी जिंदगी हो, जिससे मेरी सांसें चल रही हैं। अगर तुम नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। मेरे पास इतने प्यारे तो बच्चे नहीं होते। अनामिका की बात सुनकर अंश शरारत से अनामिका को देखते हुए बोला। स्वीट हार्ट, ये बात तो है। अंश की डबल मीनिंग बात सुनकर अनामिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो उसकी नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली। अंश, तुम ना बहुत बड़े वो हो। तभी अंश अनामिका की बात बीच में काट कर हंसते हुए बोला। स्वीट हार्ट, क्या हूँ, रोमांटिक या फिर तुम्हारी लैंग्वेज में बोलो जाए तो बेशरम? अंश की बात सुनकर अनामिका चिढ़ते हुए उससे बोली। हाँ, तुम बहुत बड़े बेशरम हो, अब सो जाओ और मुझे भी शांति से सोने दो, बोलकर अनामिका अपने बालों का बन बनाकर बेड पर लेट गई। अनामिका का एक हाथ अपने बच्चों के सर को सहला रहा था तो दूसरा हाथ अयांश के ऊपर रखा हुआ था। अंश ने अनामिका के एक हाथ को अपने हाथ के अंदर अंडर विंड कर लिया और अब दूसरे हाथ की उंगली को अनामिका के खुले पेट पर चलने लगे। अनामिका ने घूरकर अंश को देखा, बदले में अंश मुस्कुरा दिया। अनामिका समझ गई कि वह चाहे कुछ भी कर ले लेकिन अंश तो रुक ही नहीं सकता। अनामिका से जब और गुदगुदी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसे अंश के हाथ को पकड़ लिया और उसे मना करते हुए बोली। अंश प्लीज़, नींद आ रही है मुझे। अंश अनजान बनते हुए अनामिका से बोला। स्वीट हार्ट, तो सो जाओ ना, मैंने कब मना किया, बोलकर अंश अपना हाथ अनामिका के सीने पर ले जाने लगा। ये महसूस होते हुए अनामिका की आंखें बड़ी हो गई और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वही अंश को अनामिका को परेशान करके बहुत ही मज़ा आ रहा था। अनामिका अंश की तरफ देखते हुए बोली। अंश, जानबूझकर परेशान कर रहे हो ना? अनामिका की बात सुनकर अंश अनजान बनते बोला। स्वीट हार्ट, लेकिन मैंने क्या किया, मैं तो बिल्कुल शांत लेटा हूँ। अनामिका रिक्वेस्ट करते हुए अंश से बोली। प्लीज़ अंश, परेशान मत करो प्लीज़। अनामिका के चेहरे की मासूमियत देखकर अंश अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए बोला। ओके स्वीट हार्ट, सो जाओ। अनामिका ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और कुछ मिनट बाद अंश भी सो गया। अगला दिन उदयपुर राजस्थान। रात भर सफ़र करके और हर्षित और स्वाति राजस्थान पहुंच गए थे। जैसे जैसे स्वाति राजस्थान पहुंच रही थी उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। स्वाति को परेशान देखकर हर्षित ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे तसल्ली देते हुए बोला। कुछ नहीं होगा, दादाजी मान जाएंगे। स्वाति ने कुछ नहीं कहा और अपने मन में सोचने लगी। हर्षित, तुम अभी दादाजी को जानते नहीं हो। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, पता नहीं दादाजी के हर्षित के साथ। नहीं नहीं, मैं अपने हर्षित के साथ कुछ नहीं होने दूंगी, भले ही इसके लिए मुझे अपने दादाजी के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन मैं अपने प्यार को कुछ नहीं होने दूंगी। स्वाति ने मन ही मन फैसला किया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी बड़े से लोहे के गेट को पार करते हुए बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। हवेली बाहर से बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। हवेली के सामने छोटा सा तालाब था और उसके आसपास बहुत सारे फूल लगे हुए थे और हवेली के चारों तरफ बहुत सारे आदमी अपने हाथों में बंदूक पकड़े खड़े थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वाति के चेहरे पर डर की लकीरें आ गईं। तभी हर्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। बाहर गाड़े आदमी ने जब स्वाति को किसी लड़के के साथ देखा तो स्वाति के पास आकर गुस्से में बोले। मैडम, ये क्या है, आप एक लड़के के साथ? राजा साहब को पता चलेगा तो आप जानती हैं ना। स्वाति भी अपने खानदानी रौब में उस आदमी से बोली। अगर दादा साहब को पता चला कि आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं
तो आप भी जानते हैं वो आपका क्या हाल करेंगे, इसलिए हम सिर्फ दादा साहब को ही बताएंगे। वो इस वक्त कहाँ हैं? उनसे बोल दीजिए कि उनकी पोती आई है। स्वाति की बात सुनकर वो आदमी चुपचाप हवेली के अंदर चला गया। हर्षित कन्फ्यूजन से स्वाति को देखते हुए बोला, ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ? हर्षित की बात सुनकर स्वाति फीका मुस्कुराते बोली, कुछ नहीं। कुछ मिनट बाद वो आदमी भागता हुआ बाहर आया और स्वाति के सामने अपना सर झुकाते हुए बोला, आपको राजा साहब ने अंदर बुलाया है। स्वाति ने हर्षित का हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगी। स्वाति के जाने के बाद एक आदमी दूसरे आदमी से बोला, पता नहीं राजा साहब इस आदमी का क्या करेंगे। और स्वाति मैडम का तो पता नहीं। उस आदमी की बात सुनकर पहले वाले आदमी ने अपने सर हाँ में हिला दिया। स्वाति हर्षित अंदर आए तो सामने सोफे पर एक आदमी किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके आसपास बहुत सारे आदमी अपने हाथों में गन पकड़े खड़े थे। सोफे पर बैठा आदमी अपनी तेज आंखों से स्वाति और हर्षित को देख रहा था और फिर वह अपनी रौबदार आवाज़ में स्वाति से बोला, आ गई, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। स्वाति मुस्कुराने की कोशिश करते बोली, जी दादू, ये है हर्षित जिसे मैं प्यार करती हूँ। स्वाति का इतना कहना था कि भूपेंद्र प्रताप अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और गुस्से में स्वाति को देखते हुए अपनी रौबदार आवाज़ में बोले, हमने वहाँ तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई करने के लिए भेजा था ना, कि तुम्हें शादी करने के लिए। आप जानती हैं ना, जो भी हमारी मर्जी के बिना अपनी मर्जी से शादी करता है हम उसके साथ क्या करते हैं। स्वाति ने अपना सर झुका लिया, लेकिन हर्षित चुप रहने वालों में से नहीं था। भूपेंद्र की बात सुनकर हर्षित भी गुस्से में उन्हें देखते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करने में हर्जी क्या है? स्वाति ने धीरे से हर्षित का हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। हर्षित को चिल्लाता देखकर भूपेंद्र प्रताप के चारों तरफ खड़े आदमियों ने उसके सर पर गन पॉइंट कर दी। भूपेंद्र प्रताप ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें गन हटाने का इशारा किया और हर्षित की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट से बोले, बच्चा, तुम अभी हमें जानते नहीं, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हो। मोहब्बत की गर्मी कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे सीने में उछल रही है, इसे संभाल कर रखना। कहीं ऐसा ना हो मोहब्बत की गर्मी तुम्हारे सीने में आग बनकर तुम्हारे सीने को जला दे। हर्षित भी हल्का मुस्कुराते हुए भूपेंद्र प्रताप से बोला, जानते नहीं तो जान जाएंगे, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपको सलाखों के पीछे करवाने में। हर्षित की बात सुनकर भूपेंद्र प्रताप के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वहीं स्वाति ने अपना माथा पीट लिया और धीरे से हर्षित से बोली, प्लीज़ हर्षित चुप हो जाओ, दादू को अगर गुस्सा आ गया। हर्षित भी गुस्से में भूपेंद्र प्रताप को देखते हुए बोला, तो क्या कर लेंगे तुम्हारे दादू? भूपेंद्र प्रताप ने अपनी जलती निगाहों से हर्षित को देखा और फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते बोले, हम क्या कर लेंगे बच्चा, ये तुमने अभी देखा ही नहीं। बोलकर भूपेंद्र प्रताप ने अपने आदमियों को देखा और उन्हें आदेश देते बोले, इसको इतना मारो कि ये हमारी पोती को भूल जाए और जब मर जाए तो इसे किसी नाले में फेंक देना। और हाँ, ये सब सबके सामने करना ताकि सबको भूपेंद्र प्रताप की ताकत के बारे में पता चल जाए और कोई भी इस मूर्ख व्यक्ति की तरह हमसे बात करने की या अपनी नज़रें उठाने की कोशिश ना करे। भूपेंद्र प्रताप की बात सुनकर स्वाति बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने दोनों हाथ जोड़कर भूपेंद्र प्रताप से माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी दादू, हर्षित के कहने का मतलब वो नहीं था, वो तो बस। तभी भूपेंद्र प्रताप ने स्वाति का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में हर्षित की तरफ देखते बोले, बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी, लेकिन अब हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, आपको हमारी मर्जी से ही शादी करनी होगी। स्वाति ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ा लिया और चिल्लाते भूपेंद्र प्रताप से बोली, नहीं दादू, हम अगर शादी करेंगे तो सिर्फ हर्षित से करेंगे, वरना हम किसी से शादी नहीं करेंगे। बोलकर स्वाति ने हर्षित का कसकर हाथ पकड़ लिया। भूपेंद्र ने अपने आदमियों को इशारा किया। उनका इशारा समझकर आदमियों ने जल्दी से हर्षित को पकड़ लिया और स्वाति से अलग करने लगे, लात घूंसों से मारने लगे।
स्वाति चिल्लाते हुए बोली, मत मारो उसे। बोलकर स्वाति हर्षित के पास जाने लगी, तभी भूपेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगी। स्वाति रोते हुए भूपेंद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बार बार हर्षित को देख रही थी। हर्षित पर एक साथ 50 से ज़्यादा आदमी बिंधे हुए थे और उसे बुरी तरह से मार रहे थे। वैसे तो हर्षित किसी से कम नहीं था, लेकिन एक साथ 50 आदमियों को मारना कोई आसान नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। भूपेंद्र प्रताप स्वाति को खींचते हुए उसके रूम में लाए और एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे स्वाति मुंह के बल जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। लेकिन फिर भी वो उठकर खड़े हुए भूपेंद्र से अपने दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, प्लीज़ दादू, हर्षित को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, हम उससे प्यार करते हैं। भूपेंद्र प्रताप अपनी कड़क आवाज में स्वाति को देखते हुए बोले, ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो आपसे प्यार करता है। इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए। और आप भी हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी शादी उसी से होगी जिसे हमने आपके लिए चुना है। भूपेंद्र की बात सुनकर स्वाति ने गुस्से में अपने आंसू पूछ लिए और अपना चेहरा फेरते हुए भूपेंद्र से बोली, कभी नहीं, हम सिर्फ अपने हर्षित से प्यार करते हैं और शादी भी सिर्फ उन्हीं से करेंगे। भूपेंद्र प्रताप गुस्से में स्वाति को देखते बोले, हम भी देखते हैं कि आप उस लड़के से कैसे शादी करती हैं। बोलकर भानु प्रताप स्वाति के कमरे से बाहर निकल गए और उन्होंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। स्वाति गुस्से में दरवाजे के पास आई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी तो उसे समझ आ गया कि उसके दादू ने उसे कमरे में लॉक कर दिया है। स्वाति रोते हुए दरवाजे से सटकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। वीएस विला। परी ब्रेकफास्ट बनाकर रूम में आई तो देखा विवांश वीर को उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म पहना रहा था और वीर बार बार बोल रहा था कि उसे अपनी मम्मा के साथ ही तैयार होना है। विवांश वीर के बालों को कॉम्ब से सेट करते हुए बोला, नो वीर, आज तो आपको आपके पापा ही तैयार करेंगे और इसके बाद आज पापा आपको स्कूल भी छोड़ने चलेंगे, ओके। तभी परी मुस्कुराते विवांश से बोली, क्या बात है मिस्टर सिंह। अच्छा सुनिए, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, आप दोनों जल्दी से नीचे आ जाइए। विवांश वीर को उसके स्कूल के शूज़ पहनाते बोला, हाँ ठीक है। परी, तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है। मैं वीर को ब्रेकफास्ट करवा कर उसे आज स्कूल छोड़ दूंगा, है ना वीर। बोलते विवांश ने वीर को बेड से नीचे उतार दिया। वीर जल्दी से परी के पैरों से लिपट गया। परी पंजों के बल जमीन पर बैठते हुए वीर से बोली, आई एम सॉरी बेबी, आज मम्मा आपको स्कूल छोड़ने नहीं आ पाएगी। वीर मुस्कुराते परी से बोला, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे लेने आओगे। परी वीर के गाल पर किस करते मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरा बेबी, मम्मा आपको ज़रूर पिक करने आएगी। विवांश ने वीर को अपनी गोद में उठा लिया और परी के गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, माय लव, अपना ख्याल रखना। परी मुस्कुराते बोली, और आप भी। बोलकर परी चेंजिंग रूम में चली गई और विवांश वीर को लेकर नीचे चला गया। राजस्थान, उदयपुर। स्वाति अपने रूम में बेड पर बैठी रो रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं और हल्की सूज भी गई थीं। उसके गोरे गालों पर आंसू के निशान बने हुए थे और उसके होंठ तो बिल्कुल सूख गए थे। तभी उसके रूम का डोर अचानक से खुला और एक आदमी, जिसकी हाइट 5 फुट 7 इंच के करीब होगी, वो अंदर आया और बेड पर बैठी स्वाति को देखने लगा, जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो आदमी बेड के पास आया, उसको देखते हुए बोला, हे स्वाति। जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर स्वाति ने अपना सर उठाकर उस लड़के को देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और साथ ही उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण आ गई। स्वाति बेड से उठकर उस लड़के के पास आई और रोते हुए बोली, दादू तो तुम्हारी हर बात मानते हैं, तो प्लीज़ उनसे कहो कि वो मेरे हर्षित को छोड़ दें। बोलते हुए स्वाति फपक फपक कर रो रही थी। वो लड़का स्वाति के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप कराते बोला, हे स्वाति, प्लीज़ रोना बंद करो। बोलकर उस आदमी ने स्वाति को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे अपने हाथ को स्वाति के कंधे से नीचे ले जाने लगा। इस वक्त
उस लड़की के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी। स्वाति जो रो रही थी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाकर उस आदमी को देखा और उसे खुद से दूर करते हुए बोली, देवेंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? देवेंद्र बेशर्मी से मुस्कुराते बोला, कुछ नहीं डार्लिंग, बस तुम्हें महसूस करा रहा हूँ। महसूस बोलकर देवेंद्र स्वाति को जबरदस्ती अपने करीब करके उसके गले को अपने होठों से छूने की कोशिश करने लगा। वो एकदम मचल रहा था स्वाति के करीब आने के लिए। स्वाति ने अपनी पूरी ताकत लगाकर देवेंद्र को धक्का दे दिया, जिससे देवेंद्र हल्का सा पीछे हो गया, लेकिन उसके होठों पर अभी भी वो बेशर्मी से भरी मुस्कुराहट थी। स्वाति घिन भरी नजरों से देवेंद्र को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, हमने तुम जैसे घटिया आदमी नहीं देखा। इससे पहले हम राजा साहब को बुलाएं। चले जाओ हमारी नज़रों से दूर। देवेंद्र वहाँ से जाने के बजाय ठिठाई से हंसते हुए बोला, स्वाति डार्लिंग, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं, और तुम्हारा होने वाला पति हूँ, थोड़ी इज्जत तो कर लो। स्वाति के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वहीं एक अंधेरे कमरे में एक लड़का ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके चेहरे पर, बॉडी पर मारपीट के निशान बने हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि हर्षित था। वैसे तो भूपेंद्र प्रताप हर्षित को जान से मार देते, लेकिन वो चाहते थे कि हर्षित अपनी आंखों से स्वाति की शादी होते हुए देखे, क्योंकि इससे बड़ा दर्द एक आशिक के लिए क्या ही होगा, अपने प्यार को किसी की दुल्हन बनते हुए देखना। इसलिए उन्होंने हर्षित को अभी तक जिंदा रखा था। स्वाति अपने कदम पीछे लेते हुए गुस्से में बोली, नहीं, हम सिर्फ अपने हर्षित से ही शादी करेंगे। बोलकर स्वाति ने गुस्से में देवेंद्र को देखा और चिल्लाते हुए बोली, सुना तुमने, मैं अपने हर्षित से प्यार करती हूँ, ये देखो। बोलकर स्वाति अपने हाथ की उंगली में पहनी अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए वीरेंद्र से बोली, मेरी एंगेजमेंट हर्षित के साथ हो गई है और शादी भी उसी के साथ ही होगी, समझे तुम? वीरेंद्र ने गुस्से में स्वाति के पास आकर उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। स्वाति अपने कदम पीछे लेते हुए गुस्से में बोली, नहीं, हम सिर्फ अपने हर्षित से शादी करेंगे। स्वाति ने अभी इतना बोला था कि तभी एक कड़क आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी, अपनी जबान को लगाम दीजिए स्वाति। स्वाति ने अपना सर घुमाकर भूपेंद्र प्रताप को देखा, जो गुस्से में अपनी जलती निगाहों से उसे ही देख रहे थे। वहीं वीरेंद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। भूपेंद्र स्वाति के पास आकर गुस्से में उसे डांटते बोले, वीरेंद्र, अब आपके दोस्त नहीं बल्कि आपके जीवनसाथी बनने वाले हैं, इसलिए आप अपने बर्ताव के लिए अभी उनसे माफ़ी मांगेगी। स्वाति हैरानी से अपने दादा को देखने लगी। तभी वीरेंद्र जानबूझकर अच्छे बनने का ड्रामा करते हुए भूपेंद्र प्रताप से बोला, रहने दीजिए राजा साहब, और वैसे स्वाति अब मेरी दोस्त कहाँ? बोलकर वीरेंद्र ने जानबूझकर अपना दुखी सा चेहरा बना लिया और वहीं अंधेरे कमरे में धीरे धीरे हर्षित को होश आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली तो कुछ सेकंड तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों के सामने स्वाति का चेहरा घुमा, उसे एकदम से सब कुछ याद आने लगा। हर्षित जल्दी से उठकर बैठने लगा, लेकिन चोट की वजह से उसकी पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द हो रहा था और पूरी बॉडी पर खून भी जमा हुआ था। हर्षित ने अपने अंगूठे से धीरे से अपने होठों को छू कर देखा तो दर्द से उसके मुंह से आह निकल गई। मिश्रा हाउस। गीता जी जो हर्षित के कमरे की सफाई कर रही थी, उनका हाथ गलती से हर्षित की फोटो फ्रेम पर लग गया और नीचे गिरकर टूट गया। गीता जी ये देखकर घबराते हुए बोली, कांच का टूटना तो बहुत अशुभ होता है, कहीं मेरे बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं? गीता जी का मन बैठा जा रहा था। वो नीचे बैठकर टूटे हुए फ्रेम से हर्षित की फोटो निकालने लगी कि तभी गलती से उनकी उंगली में कांच चुभ गई और उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उनकी उंगली से खून निकल रहा था। गीता जी ने तुरंत अपने हाथ को पीछे ले लिया। तभी उनकी चीख की आवाज़ सुनकर सुनील जी जल्दी से भागते हुए कमरे में आए और नीचे बैठकर गीता जी को डांटते बोले, आप भी ना इतने सारे नौकर हैं, लेकिन फिर भी आप हर काम अपने हाथों से ही करती हैं। बोलकर सुनील जी ने गीता जी के हाथ की उंगली को देखा और उन्हें खड़ा करके बेड पर बैठाया। अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर गीता जी का मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बच्चों के साथ कुछ गलत होने वाला है। सुनील जी ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर गीता जी के पास आए और
फर्स्ट बॉक्स खोलकर उन्होंने डिटॉल निकालकर कॉटन पर डाला और कॉटन से उंगली को साफ करने लगे। तभी उनकी नज़र गीता जी के चेहरे पर गई। सुनील जी ने फिक्र करते हुए गीता जी से पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? गीता जी घबराते हुए सुनील से बोली, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे किसी मुसीबत में हैं। सुनील जी गीता जी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, आप बिना बेफालतू में घबराती रहती हैं, सब कुछ ठीक है, आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन सुनील जी की तसल्ली काफ़ी नहीं थी गीता जी के मन को शांति देने के लिए। गीता जी जिद करते हुए सुनील जी से बोली, जब तक मैं अपने बच्चों से बात नहीं करती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप हर्षित और छुटकी को कॉल लगाइए। इस बार सुनील जी ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की और उनकी उंगली पर बैंडेज लगाकर उन्होंने अपने फ़ोन से अनामिका को कॉल लगाकर स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से अनामिका की चहकती हुई आवाज़ आई, हेलो पापा, कैसे हैं आप? और मम्मा कैसी हैं? सुनील जी मुस्कुराते बोले, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारी मम्मा को थोड़ी घबराहट हो रही थी। अनामिका ने घबराते हुए पूछा, पापा मम्मा ठीक तो है ना? और हुआ क्या? इस बार गीता जी मुस्कुराने की कोशिश करते बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अनामिका गीता जी को डांटते बोली, मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं ये क्या सुन रही हूँ? गीता जी मुस्कुराते बोली, कुछ नहीं बेटा, अच्छा मैं रखती हूँ, बोलकर गीता जी ने फ़ोन कट कर दिया और हर्षित को कॉल लगाया। लेकिन दूसरी तरफ से हर्षित का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राजस्थान उदयपुर। स्वाति अपने रूम में मिरर के सामने बैठी थी। उसके पेस्टल पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, कानों में डायमंड ईयरिंग, बालों का स्टाइलिश बन, जिसकी आगे की लटें उसके गाल को छू रही थी। चेहरे पर मेकअप, कुल मिलाकर स्वाति बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी।